नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने जियोग्राफी की सीरीज चलाई है, तो हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेंगे आकाशीय पिंड। ठीक है, यानी कि हमने ग्रह पढ़े थे लास्ट, तो ग्रह के अलावा जैसे कि उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, धूमकेतु, ये जो चीजें होती हैं उनको आज हम कवर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो बने रहिए इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है उपग्रह का, ठीक है, यानी कि सैटेलाइट के बारे में। तो उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह क्या होते हैं? जो किसी ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जो किसी ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उनको क्या बोलते हो आप? उपग्रह। और दूसरी बात ये कि ग्रह के साथ साथ ये सूर्य की भी परिक्रमा करेंगे। क्लियर? तो आपने देखा था ग्रह वाली क्लास में कि सबसे अधिक उपग्रह जो थे वो शनि के थे। ठीक है, किसके थे ये? शनि के। क्लियर? और ये थे कितने? 82 उपग्रह शनि के थे। ठीक है, और इसमें शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो था वो था टाइटन। ठीक है, अच्छा एक बात और, जब हमने लास्ट क्लास की तो शनि के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उसमें बची थी। वो क्या थी कि जो हमारे पास ये शनि ग्रह है, ठीक है, इसकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, घनत्व यानी कि डेंसिटी, ठीक है, सबसे कम होती है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि किस ग्रह की डेंसिटी, घनत्व सबसे कम होता है, तो आप क्या कहोगे? शनि का। यानी एक बात ये, दूसरी ये कि किस ग्रह को पानी पर अगर रख दिया जाए तो वो तैरेगा। ठीक है, तो पानी पर तैर सकता है। क्यों तैर सकता है? क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वो कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए शनि ग्रह पानी पर तैर सकता है। अच्छा, अगर सबसे अधिक घनत्व की बात करें, सबसे अधिक घनत्व, तो ये होगा पृथ्वी का। किसका होगा? पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है, और सबसे कम घनत्व किसका होगा? शनि का। क्लियर? तो यहां से आपने उपग्रह देखे। उपग्रह वाली, जैसे मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। उसमें डीमोस के बारे में क्या खासियत थी कि जो डीमोस है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह था। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था? बृहस्पति का था। कौन सा आएगा ये? गैनीमेड। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास क्या आएगा? पहले उपग्रह थे, और दूसरे वाले कौन से आएंगे आपके? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, ये कौन सी है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अच्छा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है? कृत्रिम उपग्रह वो उपग्रह है जो इंसान भेजता है अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर। ठीक है, जो मनुष्य द्वारा पृथ्वी या अन्य किसी ग्रह की जानकारी के लिए भेजा जाए। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके कृत्रिम उपग्रह। क्या होते हैं ये? कृत्रिम उपग्रह होते हैं। अब चक्कर क्या होता है कि आपने देखा कि जो हमारे ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं, यानी कि यहां से चलेंगे इस प्रकार से। और अगर हमें यहां से कोई सैटेलाइट छोड़नी है, ठीक है, तो हम किस डायरेक्शन में छोड़ेंगे उसको, ताकि वो किसी भी ग्रह के चारों तरफ ऐसे घूम सके। तो हमें पता है कि सभी ग्रह कैसे घूमेंगे? इस प्रकार से। तो हमारी जो सैटेलाइट जानी चाहिए वो भी इस साइड जानी चाहती है।
ठीक है। तो यहां से अगर ये जाएगी तो इसके साथ साथ ये कक्षा में अच्छे से घूम पाएगी। क्लियर। तो इसीलिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है कि उपग्रह को पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, इसको पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आएगा, हमारे पास आते हैं दूर संचार उपग्रह। कौन से आते हैं, दूर संचार उपग्रह। ठीक है, पूछा जाता है कि दूर संचार उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा में, कहां पर, भूस्थैतिक कक्षा, ठीक है, में कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है, कितनी ऊंचाई पर इसे स्थापित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका कि दूर संचार उपग्रह को पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 36,000 किलोमीटर। कितना आएगा, 36,000 किलोमीटर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए कि दूर संचार उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। अच्छा, चक्कर ये है कि जब आप इनको देखते हो ना तो ये एक जगह पर दिखाई देंगे आपको, यानी कि घूमते हुए दिखाई नहीं देंगे। ऐसा क्या होता है कि मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जब ये पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो इसके साथ साथ ये उपग्रह भी ऐसे घूमेगा। अगर आपका ध्यान यहां पर रहेगा, आप भी ऐसे ही घूमोगे और ये भी ऐसे ही घूमेगा, तो आपको ये स्टैटिक यानी कि स्थिर दिखेगा। ठीक है, कैसे दिखेगा, ये स्टैटिक दिखता है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला, भूस्थैतिक कक्षा में, जैसे कि आपको वो स्टैटिक लगे यानी स्थिर लगे, घूमता हुआ ना दिखाई दे। क्लियर। तो ये वाली पॉइंट आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद एक एस्ट्रोसेट है, क्या यहाँ पर एक एस्ट्रोसेट, यानी कि जैसे दूरसंचार उपग्रह है ना, ऐसे एक लगाया गया एस्ट्रोसेट, जो कि आपका 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाया गया। और ये क्या होगा, आपका भारत का प्रथम बहुत रंगधारी अंतरिक्ष वेधशाला है। ठीक है, क्या ये एस्ट्रोसेट, ठीक है, क्या नाम रहेगा इसका, एस्ट्रोसेट है। क्या ये बहुत रंगधारी अंतरिक्ष वेधशाला, जो कितनी ऊंचाई पर लगाई गई है, पृथ्वी से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर लगाई गई है ये, 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर। क्या नाम है इसका, एस्ट्रोसेट। क्लियर। अच्छा, इसी एस्ट्रोसेट की वजह से आपको एक ग्लोबुलर क्लस्टर में, कहां पर, ग्लोबुलर क्लस्टर में पराबैंगनी तारों का समूह मिला है। ठीक है, क्या मिला है, पराबैंगनी तारों का समूह। अगर आपको पूछे कि पराबैंगनी तारों का समूह कहां पर मिला है, तो ग्लोबुलर क्लस्टर में मिला है। किसके कारण मिला, एस्ट्रोसेट के कारण। एस्ट्रोसेट क्या है, भारत का प्रथम बहुत रंगधारी अंतरिक्ष वेधशाला, यानी क्या है, ये एक वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, और ये कितनी ऊंचाई पर लगाई गई है, 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर। क्लियर। तो ये था आपका एस्ट्रोसेट के बारे में। उसके बाद देखिए आगे, इसके बाद आपके पास क्या आएंगे, एक आता है विनस उपग्रह। कौन सा आएगा, विनस उपग्रह। जो विनस उपग्रह है ये एक माइक्रो सैटेलाइट है। ठीक है, विनस उपग्रह क्या है, आपकी एक माइक्रो सैटेलाइट। यानी कि बहुत ही छोटी है ये। ठीक है, और इसका जो वजन है केवल 265 किलोग्राम है। कितना है इसका वजन, 265 किलोग्राम है। और इसको इजराइल ने स्थापित किया। किसने लगाया इसको, इजराइल ने, इजराइल स्पेस
एजेंसी, ठीक है। किसने लगाया इसको? इजराइल स्पेस एजेंसी यानी कि ISA, ठीक है। इसके द्वारा लगाया गया किसको? विंस उपग्रह को 265 किलोग्राम का सिर्फ माइक्रो सैटेलाइट बोलेंगे इसको। और इसका काम क्या होगा? पृथ्वी पर वनस्पति जो भी है हमारी फसलें, ठीक है, वनस्पतियों की देख रेख रखना, ठीक है। वनस्पतियों की निगरानी के लिए इजराइल ने क्या लगाया? वीनस उपग्रह। अगर आपको पूछे कि जो वीनस उपग्रह है इसका काम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि ये वनस्पतियों की देखरेख के लिए लगाया गया। और लगाया किसने है इसको? इजराइल स्पेस एजेंसी ने। किसने लगाया? इजराइल स्पेस एजेंसी ने। क्लियर? इसके बाद आते हैं आपके उल्का पिंड। क्या आएंगे? उल्का पिंड। यानी कि मेटियोर्स, ठीक है। अच्छा, उल्का पिंड क्या होते हैं? जैसे कि हमारा ब्रह्मांड है, उसमें बहुत से ऐसे छोटे छोटे पिंड घूमते रहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड के अंदर बहुत से छोटे छोटे पिंड घूमते रहते हैं जिनको ब्रह्मांडीय पिंड बोला जाता है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, इनमें से कुछ पिंड ऐसे पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं या फिर अंदर एंट्री कर लेते हैं। और जैसे ही एंट्री करते हैं, पृथ्वी के अंदर क्या मिलता है इनको? एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण। क्या मिलेगा? पृथ्वी पर इनको क्या मिलता है? वातावरण। जैसे ही ये अंदर की तरफ आएंगे तो वातावरण के साथ क्या करेंगे? फ्रिक्शन करेंगे यानी कि घर्षण। क्या करेंगे? ये घर्षण करेंगे। और जब ये वातावरण के साथ घर्षण करेंगे तो ये क्या होते हैं? ये जलने लगते हैं। क्या होते हैं? ये जलने लगते हैं, ठीक है। तो जब ये जलते हैं तो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं थोड़े, ठीक है। क्या होता है कि वातावरण में जब ये एंट्री करेंगे तो घर्षण के कारण ये क्या होंगे? जलने लगेंगे। जब जलने लगेंगे तो हमें ये चमकते हुए दिखाई देंगे, जिनको आप क्या बोलते हो? टूटता हुआ तारा, ठीक है। टूटता हुआ तारा यानी कि शूटिंग स्टार। तो वो क्या होता है? वो कोई भी ब्रह्मांडीय पिंड होता है जो पृथ्वी के अंदर एंटर कर जाता है और घर्षण के कारण जलता हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, दो तरीके के होते हैं ये। कुछ तो हमारे छोटे पिंड होते हैं और कुछ हमारे बड़े पिंड होते हैं। अब अगर मान के चलो ये छोटा पिंड है और ये जल जाए, ठीक है, तो ये वातावरण में यानी कि पृथ्वी पे नीचे आने की से पहले ही खत्म हो जाएगा। नीचे आने से पहले नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरे कौन से हैं? ये बड़े वाले हैं। ये नष्ट ना होने की बजाय क्या होते हैं? पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? जलते जलते पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं और किसका रूप लेते हैं? ये चट्टान का। किसके रूप में गिरेंगे? ये चट्टान के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। तो जो नीचे आने से पहले ही जल जाए उनको क्या बोलोगे आप? उल्काशम। क्या बोलोगे? उल्काशम यानी कि मेटेओर्स। क्या बोलोगे? मेटेओर्स। क्लियर? और जो पृथ्वी पर सतह पर कैसे चट्टान के रूप में आ जाए उनको क्या बोलोगे आप? उल्का पिंड। क्या बोलोगे? उल्का पिंड यानी कि मेटियोराइट। समझ आई बात? तो ये क्या होते हैं? जलते हुए खत्म नहीं होते क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं और एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। परंतु जो छोटे वाले होते हैं वो नीचे आने से पहले ही क्या हो जाते हैं? जलकर खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उनको क्या बोलोगे? उल्काशम। और जो पृथ्वी पर पहुंच जाए उनको बोलोगे उल्कापिंड। क्लियर दोनों पॉइंट ये? तो पूछ सकता है कि उल्काशम क्या होते हैं और उल्कापिंड क्या होते हैं, तो ये डाउट आपका क्लियर होगा। इसके बाद आपके आते हैं पुच्छल तारे या फिर धूमकेतु। क्या आएंगे? पुच्छल तारे या फिर धूमकेतु। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? कोमेट्स, ठीक है।
अच्छा, चक्कर क्या है इनका? एक तो ये कि पृथ्वी से काफी दूरी पर होते हैं। क्या होंगे? ये सूर्य से काफी दूरी पर स्थित होते हैं। कहां पर होंगे? ये सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर होंगे और इसी कारण ये बहुत ही ठंडे होते हैं, यानी कि ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या पता चला यहां से कि ये ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां पाए जाएंगे? ठंडे क्षेत्र में ये पाए जाएंगे। क्लियर? अच्छा, इनका क्या चक्कर होता है? कोई नियमित नहीं होते इनका कि ये चक्कर का, जैसे कि यहाँ पर सूर्य है, सभी ग्रह क्या करते हैं? वो सूर्य के चारों तरफ ऐसे परिक्रमा करते हैं। ये भी क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका ये नहीं पता कि ये कहां से है। कई कई साल लगते हैं इनको, सैकड़ों वर्ष में परिक्रमा होती है। ठीक है, तो ऐसा ही एक धूमकेतु देखा गया जो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा ही एक धूमकेतु देखा गया जो 76 साल के बाद वापस दिखाई देता है। ठीक है, और इस धूमकेतु का नाम क्या होगा? हेली धूमकेतु। क्या नाम होगा इसका? हेली नामक एक धूमकेतु है जो 76 साल के बाद दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, चक्कर ये है कि ये लास्ट 1986 में देखा गया था। ठीक है, कब देखा गया इसको? 1986 में। अब आप यहां पर देखोगे 76 साल के बाद दिखाई देगा, यानी कि अगर आप इसमें 76 जोड़ोगे तो ये कब दिखेगा? 2062 में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। क्या पूछ सकता है कि जो हेली नामक धूमकेतु है कब दिखाई दिया था? तो 1986 में। अगर आपको पूछे कि आगे कब दिखाई देगा, तो ये 2062 में दिखाई देगा। कितने साल के बाद दिखता है? ये 76 साल के बाद। ठीक है, हेली क्या है? एक धूमकेतु है। क्लियर हुआ ये? तो इस प्रकार से आपके ये धूमकेतु आते हैं। क्लियर? उसके बाद आपके आते हैं क्षुद्र ग्रह। कौन से आएंगे? क्षुद्र ग्रह। यानी कि एस्ट्रॉइड। क्या होंगे? एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? जैसे कि यहां पर सूर्य आपका, ये क्या होगा? सूर्य। यहां पर आपका बुध, ये वाला शुक्र, ये पृथ्वी, यहां पर आपका मंगल ग्रह और यहां पर बृहस्पति। ठीक है, अब चक्कर ये है कि ये जो यहां पर एक पट्टी पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच, उसमें क्या होते हैं? आपके क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाएंगे? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और जब कभी भी ये क्षुद्र ग्रह खोजा जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में लाखों की संख्या में क्षुद्र ग्रह हैं, जब किसी क्षुद्र ग्रह की खोज होती है, ठीक है, जब किसी क्षुद्र ग्रह की खोज होती है तो उसका एक 8 अक्षर का नाम दिया जाता है। ठीक है, कितने अक्षर का नाम दिया जाता है? 8 अक्षर का एक नाम दिया जाता है। इसी प्रकार IAU द्वारा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 2006 में एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया। ठीक है, तो इस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या दिया इन्होंने? 2006 VP32। क्या नाम दिया? 2006 VP32। ये नाम देने के बाद क्या होता है? जो भी कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनके नाम पे इनका नाम रख दिया जाता है। अब ये वाला फेमस क्यों है? ये वाला इसलिए फेमस है क्योंकि इसका नाम बाद में पंडित जसराज के नाम पे रखा गया। ठीक है, पंडित जसराज नाम रखा गया इसका। ठीक है, तो पूछ सकता है कि पंडित जसराज किसका नाम है? तो आपको होगा जी एक क्षुद्र ग्रह जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, और ये कब खोजा गया है? 2006 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आ सकता है। और पूछे कितने अक्षर का होता है? ये 8 अक्षर का होता है। एक तो ये जब खोजा गया यानी कि 2006, और आगे VP32। इस प्रकार से टोटल कितने बनते हैं? 8 बन जाते हैं। क्लियर यहां तक? फिर इनको ना एक संख्या भी दी जाती है,
जैसे ये तो नॉर्मल नाम हुआ किसी फेमस व्यक्ति का, एक संख्या के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि इसने ही क्या किया था, एक प्लूटो को, ठीक है, बोना ग्रह बोला था ना इसने, और नंबर क्या दिया था 134,340, क्या नंबर दिया था 134,340। ठीक उसी प्रकार इसका भी नाम दिया गया कितना 128, ठीक है। पंडित जसराज का एक संख्या के रूप में अगर नाम देखा जाए तो वो कितना होगा 128। वैसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए सिर्फ ये कि जो पंडित जसराज है वो क्या है, एक आपका क्षुद्र ग्रह, ठीक है। और पंडित जसराज भारत के एक संगीतज्ञ थे, क्या थे ये, संगीतज्ञ, क्लियर। तो ये पूछ सकता है कि पंडित जसराज क्या थे, एक संगीतज्ञ, समझ आया यहां तक। तो अब ये क्षुद्र ग्रह, इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ जैसे होते हैं ना हमारे कृत्रिम उपग्रह, तो कृत्रिम उपग्रह उतारने वाला एक पहला देश बना है किसी भी क्षुद्र ग्रह के ऊपर, पहला कृत्रिम उपग्रह या फिर रोवर यानी कि रोबोट, ठीक है, उतारने वाला पहला देश कौन सा बना है, जापान। जापान ने किसी भी क्षुद्र ग्रह के ऊपर अपना रोवर उतारा है, तो पहला देश बना है, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपने आज आकाशीय पिंडों की चर्चा की, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे ये, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।